प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का क्लास 12th फिजिक्स आपका एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है। तो ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो टॉपिक है आपका, वो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि कोई एक पृष्ठ है, जैसे मैंने मान लिया सपोज दैट ये एक पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी फ्लक्स क्या होता है? इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें उपस्थित, मान लिया इसमें Q आवेश है, उपस्थित Q आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, यानी Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय। इसको प्रूव भी किया था, ठीक है। इसके बाद इसके अनुप्रयोग जान लेते हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग जो है वो अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो ये गॉस की प्रमेय हमें इसमें लगानी पड़ेगी, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। और भाई आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, CBSE बोर्ड हो या आपका नीट का एग्जाम हो, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक अनंत लंबाई का तार ले रहे हैं और इसको हम आवेशित कर रहे हैं, यानी हम इसमें आवेश देंगे तो ये क्या करेगा, ये एक समान रूप से सब में वितरित हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें सब में फैल जाएगा इक्वली, ठीक है। अब यहाँ फैल गया तो हमने क्या किया, ये जो आपको डॉटेड लाइन में एक बेलन दिख रहा है, ठीक है, एक बेलन दिख रहा है, हमने इसको बना लिया, क्योंकि इसका जो पृष्ठ है वक्र पृष्ठ और इसका जो ऊपर नीचे वाले सिरे हैं उन पर क्या होगा, फ्लक्स होगा, कितना निकल के आएगा वो हम फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी भाई पता होना चाहिए। कौन सा होता है? फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये छोटे के लिए हो जाता है, ठीक है, और न तो आप सीधे लिख सकते हो ए वेक्टर भी, ये हो गया। और इसको डॉट प्रोडक्ट को आप जब चेंज करते हो, ठीक है, स्केलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा रहता है, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ये आ गया फ्लक्स, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम सबसे फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इसका जो पृष्ठ है यहाँ पे बिंदु P मान लिया, इस बिंदु P जो तार है यहाँ से बिंदु P तक की दूरी हमने मान ली R है, ठीक है। अब इस बिंदु पर हमें क्या निकालने है, पहले फ्लक्स निकालना होगा, क्योंकि हम एक साथ पूरा फ्लक्स नहीं निकाल सकते। आप सभी को पता है अवकलन और समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं, अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, और सबको हमें जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देते हैं। और अगर किसी बड़ी चीज़ को तोड़ना होता है तो उसका ब्रेक करते हैं यानी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका हम समाकलन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हम छोटे से पॉइंट पर, इस बिंदु P पर एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव यानी अल्पांश क्षेत्रफल पर क्या कर लेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर ऐसे ही हर जगह होगा तो हम उसी का अल्पांश का समाकलन कर देंगे, तो इस पूरे पृष्ठ का आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका छोटे से पॉइंट का निकालेंगे और इसका समाकलन कर देंगे तो इस दोनों का आ जाएगा भाई। फिर इन दोनों का और इस पूरे पृष्ठ का हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या आ जाएगा, पूरे गॉसियन पृष्ठ से क्या निकल के आएगा, पूरा आपका फ्लक्स निकल आएगा। तो हमने क्या किया, एक एज्यूम कर लिया कि इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया, ठीक है। तो ये गॉसियन पृष्ठ है, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो ये गॉसियन पृष्ठ हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस बिंदु एक छोटा सा हमने यहाँ पे ले लिया, एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, ये क्षेत्रफल जो दिख रहा है ये वाला। अब मुझे आप बताओ, अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दूर जाती हैं, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र किधर को होगा, वे इधर को होगा। मैंने इधर लिख दिया ई वेक्टर, और इसके साथ जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है यानी एरिया वेक्टर जिसे हम कहते हैं, एरिया वेक्टर उस पृष्ठ के क्या रहता है, उस एरिया के लंबवत रहता है यानी परपेंडिकुलर रहता है। तो यहीं पे आपका वेक्टर होगा, ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया का नाम मैंने लिख दिया DA, ओके, इस एरिया का नाम DA लिख दिया, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, DA वेक्टर हो जाएगा। समझ आई बात? ये छोटा सा मैंने क्षेत्रफल लिया DA क्यों बोला, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल लिया तो D लगा दिया। अब यह वही अल्पांश है, अब छोटा सा ये क्षेत्रफल है, इस पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, ठीक है, इसी के लंबवत हमने क्षेत्रफल वेक्टर ले लिया DA वेक्टर, और ये दोनों एक ही दिशा में है। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, वो कितना होगा? आप कहोगे प्यारे बच्चों 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से पृष्ठ यानी क्षेत्रफल अवयव है जो DA, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। थ्योरी आप इसको बना करके पूरा लिख लेना, आप कहते हो, है ना। और उसके बाद मैं पूरा डेरिवेशन यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए इस छोटा सा जो क्षेत्रफल है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी क्षेत्रफल अवयव
DA से होकर गुजरने वाला क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक एक करके हम निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन समझोगे तो अच्छे से एक बार में समझ आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई। तो मैं यहाँ पे अगर फाई मानता हूँ, ठीक है, फाई, तो ये टोटल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। मैं इस छोटे से अवयव के लिए मैं डैश नाम दे दे रहा हूँ इसका, ऐसे। ठीक है, अगर अवयव है, ये अल्पांश है, तो छोटा सा क्या हो जाएगा, डी ए। देखो, तो डी ए के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखोगे, क्योंकि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी, और ये क्या है, ये है आपका क्षेत्रफल वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कहिए, और जब ये क्षेत्रफल छोटा है तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा उसका मान भी छोटा ही होगा, तो डी फाई हो गया। इसको मैं अगर आगे थोड़ा सा और बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो थीटा कितना है, 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे। 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी ए। ये आ गया आपका फाई ई डैश। ठीक है, इस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आया, ई डी ए। ये हम कह सकते हैं मैक्सिमम आया। ये इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको 1 फाइंड कर दूं, ठीक है, आगे काम आएगा। उसके बाद अगर मैं इस पूरे वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला निकालूं, जब हम इतने से का निकाला है तो डी ए ई डी ए आया। यहाँ पे निकालूंगा तो भी ई डी ए, यहाँ निकालूंगा तो भी ई डी ए, यहाँ निकालूंगा तो भी ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए। तो कितनी बार जोड़ूंगा मैं, तो उस परेशानी से बचने के लिए हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, यानी समाकलन। तो हम इसका समाकलन कर दे रहे हैं, किसका, इसका। तो पहले मैं लिख दूं संपूर्ण, किससे, पूरे वक्र पृष्ठ से, चार ओर वाले से, वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स पूरे से। तो आप इसका क्या करो, समाकलन कर दो। तो डी फाई ई डैश का हम समाकलन कर दें तो इसको हम क्या लिख देंगे, फाई ई डैश लिख देंगे। अब छोटा सा नहीं बचा, बल्कि वक्र पृष्ठ का हमने मान लिया फाई डैश है, और छोटे से का क्या है, उस फाई डैश का छोटा सा डी फाई डैश। अब इस डी फाई डैश का अगर हम पूरा समाकलन कर दें तो फाई डैश आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ई डी ए। तो ये फाई ई डैश इक्वल टू ई, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ई डी ए। जब ये छोटा सा क्षेत्रफल है, इसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ई फाई डैश इक्वल टू ई, और ये डी ए का जब आप समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। तो फाई ई डैश इक्वल टू, ये तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ई है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्षेत्रफल किसका है, इस बेलन का। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, कितना होता है इसका पूरे का वक्र पृष्ठ, तो वो होता है 2 पाई आर। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। बट यहाँ पे ये जो तार है ना, इसका हमने लंबाई मान ली, जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, इसकी लंबाई मान लेते हैं एल। ठीक है, एच भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम वहाँ पे होगी जब आप रेखीय आवेश घनत्व बताओगे, वहाँ पे लंबाई एल लेते हैं तो यहाँ पे भी एल ले लोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो मैं इस एक ही जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर एल। ओके, इतना समझ आ गया। इक्वेशन नंबर 2 बता दीजिए इसको। ओके, अब देखिए, अब इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले छोटे से अवयव से इतना आया, इसका मैंने समाकलन कर दिया तो इतना आ गया। अब हमारा 2 सिरे बचे, जो समतलीय पृष्ठ है, ऊपर वाला और नीचे वाला, जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे आना कितना आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ बनाऊँ, ठीक है, बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया डी ए, छोटा है ना। अब बताओ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वैद्युत क्षेत्र होगा, वो किधर को होगा, प्लस से दूर, यानी इधर को होगा, ई वेक्टर। और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, जैसे मान लिया ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये पृष्ठ है, इसके लंबवत ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ से इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी ए वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत आ रहा है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, तो बोलोगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं फ्लक्स कितने आने वाला है। तो यहाँ पे देखो, जो समतलीय दोनों
समतलीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब कितना होगा, ये छोटा सा कितना है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका मैं समाकलन कर दूं तो पूरे का आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। और अगर दोनों को ऐड करना हो तो 2 लिख सकता हूं यहाँ पे। तो यहाँ देखो टोटल फ्लक्स इसमें हम मान ले रहे हैं फाई डबल डैश। जब डबल डैश हुआ, अब देखो फाई डबल डैश जो है वो किसका है, इसका और इसका मिला करके, यानी दोनों का मिला करके, तो 2 लिख दूंगा यहाँ पे। और समाकलन किसका करेंगे, इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल का, ठीक है। तो अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ओके। इसको क्या लिख सकता हूँ 2, और यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। और मुझे बता दो बच्चा कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 0 होती है, ठीक है 0। तो यहाँ पे फाई ई डबल डैश कितना आ गया, 0 आ गया। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब देखो ये जो वक्र पृष्ठ है इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई 2 पाई आर एल, और जो ऊपर नीचे के दोनों सिरे समतलीय सिरे इनसे गुजरने वाला भी 0 हो गया। तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर को है और क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर को है। जब 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 की वैल्यू 0 ही, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा सिर्फ बचा वक्र पृष्ठ वाला, ओके। अब हम जोड़ ले रहे हैं इनको, देखो फाई डैश और फाई डबल डैश को जोड़ लो तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और फाई इक्वल टू किसके बराबर होगा, यानी इस वक्र पृष्ठ का फ्लक्स और इन सिरों का फ्लक्स दोनों को जोड़ दें। तो वक्र पृष्ठ का कितना आया था, फाई ई डैश, और उसका कितना आया था, ये देखो फाई ई डबल डैश। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका कितना है, आप कहोगे ई 2 पाई आर एल, ई 2 पाई आर एल, और प्लस इसका कितना आया था इक्वेशन नंबर 3 से 0, ओके। तो फाई ई फुल यानी पूरे पृष्ठ से जो हमने अनंत लंबाई का तार लिया था, इसका जो गॉसियन पृष्ठ बनाया था, इसका जो फ्लक्स आया टोटल फ्लक्स वो कितना आया, ई 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। निकालना हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको निकालने के लिए अब हम गॉस की प्रमेय से यहाँ पे लिखते हैं, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, मैंने अभी बताया था। गॉस की प्रमेय आपसे कहती है कि जो फ्लक्स है, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है, उसमें उपस्थित जो आवेश है उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो आप लिखोगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 में आप देख रहे हो दोनों सेम फ्लक्स है, ठीक है। ये गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग है और ये हमने जो निकाला था फॉर्मूले से वो आया। तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों फाई की वैल्यू है। तो समीकरण 1 समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना कर लो, सीधे लिख दो से, ठीक है, 5 से। तो ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, यानी ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें पता है ये क्या है, एक सीधा तार है अनंत लंबाई का, और जो सीधा तार होता है, ठीक है, उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आप सभी को पता होगा। रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यही तो होता है। ये है रेखीय आवेश घनत्व क्यू अपॉन एल। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू, देखो ये एल इधर चला जाएगा, लैम्डा एल, ये आ गया। क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल। यहाँ पे क्यू दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, हम रख देंगे इसमें। तो ई, और ये सब नीचे भेज दो, ओके, यहाँ पे भेज दे रहे हैं। तो ई इक्वल टू क्यू की जगह पे आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2
पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही तो हो जाएगा। देखो एल से एल खत्म हो गया, यहाँ पे लैम्डा बचा है, यहाँ पे बचा आपका लैम्डा, या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई, इसको बनाते हैं के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होती है। तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए पहले हम इसको सही कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये आर बचा है यहाँ पे, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, यानी लैम्डा अपॉन आर, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक्सेल पॉइंट पे अगर हम निकालें अच्छी स्थिति में तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पी अपॉन आर क्यूब होती है, और निरक्षीय स्थिति में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं कि अनंत लंबाई के लिए, तो इसको भी 1 अपॉन 4 पाई में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऊपर से 2 और 2 से क्या कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 2/2 से मल्टीप्लाई। एक्चुअली क्या है 2 अपॉन 2 का मतलब होता है 1, और 1 से हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर सकते हैं। अब इस 2 का हम इस्तेमाल सही से कर ले रहे हैं, इस 2 को इसके साथ चिपका दे रहे हैं और इसको हम 4 बना ले रहे हैं, ताकि हमारा पहले वाला नंबर आ जाए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये तो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, यानी 2 2 ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ये रहा और लैम्डा ये 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, क्या हो गया 2 लैम्डा अपॉन आर हो गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। ओके, इतनी बात समझ आ गई, यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो बच्चों अगर आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भेजें, ताकि आपको बड़े से बड़े, अगर आप डिमांड करते हो कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो भी टॉपिक ना समझ आए आप कमेंट करें, बिल्कुल बनाऊंगा मैं उस टॉपिक पर, बिल्कुल समझ आएगा आपको। ठीक है, आपको बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करना है, चाहे वो नीट वाले हो चाहे वो आप सीबीएसई वाले हो, कोई भी हो, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, दोबारा से वीडियो देख लेना, चाहे स्पीड बढ़ा करके, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, क्या गया इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, इसके और भी अनुप्रयोग हैं और भी एप्लीकेशंस हैं गॉस प्रमेय की, यानी गॉस थ्योरम की, तो वो आपके लिए और भी लेकर आऊँगा। ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।